नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी चाय के साथ अखबार की सुर्खियों पर और कुछ अपनी बात के लिए कहने के लिए आपके साथ बैठा हूँ। आज 11 दिसंबर है, बुधवार दिन है। पहले अखबार की सुर्खियों की ही चर्चा कर दूँ। अब वो इसलिए कि संसद का शरतकालीन सत्र चल रहा है और देश के संसदीय इतिहास में और राज्यसभा के इतिहास में कल कांग्रेस ने एक इतिहास रच दिया है। पहली बार राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होते हैं, और विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 60 सदस्यों ने कल राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महासचिव त्यागी को अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी है। उसमें 60 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान में व्यवस्था है कि सभापति के खिलाफ या उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो 60 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। उस हाउस में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी हैं। इन लोगों का दस्तखत नहीं है, लेकिन संपूर्ण विपक्ष की ओर से लाया गया है कि सभापति जगदीप धनखड़ बहुत पक्षपातपूर्ण तरीके का रवैया अपनाते हैं, व्यवहार करते हैं, विपक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं देते हैं। अब ये इसका क्या फलाफल होगा? हाउस में पीठासीन सदस्य मतलब सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हो तो पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि आसन का भी अपमान है। लेकिन अब तो टकराव हो गया। अभी तक सरकार के खिलाफ विपक्ष लड़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी के मुद्दे पर घेर रहा था, निशाना साध रहा था। पिछले सप्ताह भर से तो यही हंगामा हो रहा है, दोनों सदनों में होता रहा। लेकिन कल एक दूसरा मसला था। अब तक विपक्ष हंगामा कर रहा था और कल सत्ता पक्ष की ओर से, खास करके अमेरिका के कारोबारी फाइनेंसर कहिए, वो एनजीओ चलाते हैं, जॉर्ज रोसेस, अब उनका विदेशों में विदेशी मामलों में बड़ा दखल होता है, फंडिंग करते हैं और भारत के खिलाफ उनका रुख रवैया हमेशा रहता है और कश्मीर को अलग देश बनाने की वो वकालत करते हैं। और उस संगठन से जो आरोप है कांग्रेस के खिलाफ, खासकर सोनिया गांधी के खिलाफ, कि उसे सोनिया गांधी जुड़ी हुई है। अब हंगामा का ये विषय था। सत्ता पक्ष ने तो सीधा आरोप कर दिया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेशी जो भारत विरोधी विदेशी ताकतें हैं उसके टूल बने हुए हैं और देश को बदनाम करने के लिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आंच लाने के लिए बराबर वो हमला बोला करते हैं। बाहर भी जाकर, अमेरिका में भी जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है और तरह तरह की इस तरह की बात करते हैं। और सत्ता पक्ष का ये भी आरोप है कि गौतम अडानी के खिलाफ जो ये मुद्दा अभी कांग्रेस उठा रही है, ये भी उसी का हिस्सा है। अब दुनिया में गौतम अडानी की एक शोहरत है कि भी वही बड़े उद्योगपति हैं, जो धनी व्यक्ति हैं संसार में, इसमें उनकी गिनती होती है। भले ही अब इधर शेयर में जो कुछ हुआ उसके कारण अब वो उनका नीचे हो गया था, डाउनफॉल। और ये भी मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की एक अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ 20,000 करोड़ का रिश्वत देने का ऑफर या देने का, जो भारतीय अधिकारियों को वहाँ सोलर प्लांट लेने के लिए रिश्वत देने की बात थी, इसी आधार पर अमेरिकी अदालत में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। अब इसी को लेकर कांग्रेस मुद्दा बनाई है कि भाई उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो, नरेंद्र मोदी उसको संरक्षण देते हैं। मतलब गौतम अडानी के खिलाफ कांग्रेस शुरू से ही विरोध कर रही है और नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप है कि वो उसके संरक्षक हैं, वही उनको प्रमोट करते हैं। अब ये सब कुछ तो चल ही रहा था। अभी इसमें अभी एक नया इशू आ गया, इशू राज्यसभा में, और जो कल खास करके बीजेपी के अध्यक्ष, जो राज्यसभा में सदन नेता भी हैं, NL JP नड्डा, उन्होंने जम कर कल कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप किया कि विदेशी जो ताकतें हैं, जो भारत विरोधी हैं, कांग्रेस उनके हाथों में खेल रही है।
अब इसी सब आरोप प्रत्यारोप के बीच सभापति के खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव है। हालांकि देखिए, राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों में सत्तारूढ़ एनडीए का बहुमत है और संविधान व्यवस्था है कि भाई सभापति के खिलाफ जब कोई अविश्वास प्रस्ताव आया तो सदन में सामान्य बहुमत से ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो जाएगा और इसी तरह से लोकसभा में भी। लेकिन दोनों जगह जब सत्तारूढ़ दल का ही बहुमत है तो प्रस्ताव तो पारित होगा नहीं। और नियम है कि जो 14 दिन की नोटिस दी जाती है, माने आज यदि 10 तारीख को नोटिस दी गई तो फिर वो 14 दिन के बाद में, मतलब वो 24 तारीख को हाउस में वो टेबल होगा, उस पर विचार होगा और राज्यसभा का सत्र है 20 दिसंबर तक। तो ऐसे भी प्रस्ताव पर विचार होगा नहीं, यूं ही लैप्स हो जाएगा। तो फिर विपक्ष का मकसद क्या है? अब विपक्ष का मकसद है कि वही सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मतलब एक तरह से कहिए कि उपराष्ट्रपति का भी अपमान हुआ ही। तो ये है हालत देश के संसदीय लोकतंत्र में। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव जो है, पहले तो मुद्दे को लेकर टकराव होता था, अब ये टकराव कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि इतनी कटुता बढ़ गई है, बड़ा चिंता का विषय है। तो एक ये जो चर्चा की बात थी मैंने आपके सामने रखी। अब ये तो आप के लिए सोचना है कि जो आज देश के संसदीय लोकतंत्र में हो रहा है उसमें कौन सही कौन गलत है। इसकी चर्चा के साथ आज भी मुझे लगता है इस मुद्दे पर दोनों सदनों में आज भी हंगामा होगा। कल पूरे दिन की कार्यवाही इसी हंगामे की भेंट चटी थी और दोनों हाउस आज 11 बजे से फिर असेंबल होने वाला है संसद का। आज भी उसी तरह से हंगामा होगा। एक तो ये आपके सामने चर्चा की। अब कुछ बिहार की चर्चा आपसे कर दें। बिहार में जैसी चर्चा मैंने आपसे कल की थी भी कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र जो बिहार विधान परिषद के लिए उपचुनाव हुआ, उसमें इस बार तो एक निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बिजवासी ने सारे दलीय प्रत्याशियों को धूल चटा दी। अब उसमें वो जीते, कल लगभग 11,000 मतों से विजयी हो गए और उन्होंने जन सुराज पार्टी के डॉक्टर विनायक गौतम को हराया है। राजद तीसरे स्थान पर और जदयू चौथे स्थान पर हो गया। ये उपचुनाव में जदयू की बड़ी हार है। जदयू से ये सीट छीन ली गई। सीतामढ़ी से सांसद चुने गए, जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे से ही सीट खाली हुई थी। अब भला बताइए, अब जदयू इस सीट में मुकाबले में भी नहीं रहा, चौथे स्थान पर रहा। और अब ये कारण अब कहेंगे कि भाई निर्दलीय बिजवासी है कौन? बंशीधर बिजवासी। देखिए, ये एसीएस के पाठक के मारे हुए हैं। अभी पिछले 2 साल से जो खासकर नियोजित शिक्षकों को लेकर लड़ाई शुरू हुई कि सबको बिना शर्त सरकारी नौकरी का दर्जा दीजिए, बीपीएससी का विरोध कर रहा, तो बिजवासी उसी की एक आवाज़ बने थे, बंशीधर बिजवासी। अब खुद वो एक शिक्षक भी नियुक्त हुए थे और विरोध किया तो के पाठक ने उनकी नौकरी समाप्त कर दी, सेवा से बर्खास्त कर दिया कि भाई आप कोई संघ और संगठन नहीं चला सकते हैं। एक अवसर आया, वो अभी चुनाव लगे और जीत गए। तो अभी तक तो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, अब सदन में शिक्षकों की आवाज़ बनेंगे। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है और ये सचमुच में ये दर्शाता है कि बिहार के शिक्षकों में खासकर 2 साल से जो शिक्षक के पाठक के बहुत सारे फरमान से, एटीट्यूड से, रवैये से प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, ये उपचुनाव का नतीजा उसका एक प्रकटीकरण भी है कि 4 जिलों के शिक्षक, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, इन 4 जिलों के शिक्षक स्नातक यही वोटर होते हैं। तो इस चुनाव में जो अभी जदयू की हार हुई है उसके एक कारण मुझे लगता है यह भी है कि देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीतने के बाद जो एक कुछ टिप्पणी की थी उन्होंने, हालांकि वो अपना दर्द बयां किया था उन्होंने कि वही विधान परिषद के सदस्य रहते, वो कोई जाति विभेद कभी नहीं किया, उन्होंने सबकी बात सुनते थे, सबका काम करते थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो उसमें कुछ जाति विशेष के लोगों ने उनको इसके कारण वोट नहीं दिया कि वो जदयू के कैंडिडेट हैं, भाजपा समर्थित कैंडिडेट हैं। उसमें उन्होंने यादव, मुसलमान और कुशवाहा का उल्लेख किया था और कहा था कि हमारे दरवाजे आएंगे तो सम्मान प्यार में कमी नहीं होगी, काम नहीं करेंगे। तो इसका बड़ा एक नतीजा जो आपके सामने है। शायद एक जनप्रतिनिधियों की ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए थी। खैर, अब ये मैं मानता हूँ कि तिरहुत स्नातक सीट से
निर्दलीय प्रत्याशी की जीत जो दल के नेताओं के लिए, खासकर राजद और जदयू के लिए तो सचमुच बड़ा झटका ही इसको आप मानिए। ये उसी तरह का झटका है जैसे रुपौली में भी यही हालत हुई थी, वहाँ भी निर्दलीय जीत गया था। और 4 सीटों के लिए जो चुनाव हुए उसमें तो महागठबंधन को झटका लगा ही था। तो महागठबंधन को तो झटका पर झटका लग ही रहा है। अब इस चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को भी झटका लग गया है। तो ये आपके सामने जो आज अखबार की सुर्खियां हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है। आज 4 महीने से एक अभियान के तहत शुरू हुआ। अब सरकार एक तरह से बैकफुट पर थी, इतना विरोध और परेशानी थी, ये सियासी मुद्दा बन गया था। विपक्ष इसको मुद्दा बना लिया है, खासकर अब चुनाव का साल ना है। तो कल राजस्व भूमि सुधार ने बहुत सारी सफाई देते हुए और जो अभी लोगों से ज़मीन का कागजात मांगे गए हैं उसमें बहुत सारी छूट दी है कि किस तरह से आपके पास कागजात हो, माने उसको बहुत सरल किया गया है। इन सर्वे तो होना ही है, 130-35 साल के बाद ये सर्वे हो रहा है। आज़ादी के बाद कहिए क्या, ये तो 135 साल मैंने अंग्रेजी हुकूमत के समय में हुआ था। तो सर्वे के लिए जो नीतीश गवर्नमेंट ठानी कि भाई इसको चुनाव के पहले कराना है, अजीज ढंग का माहौल बना, तो टाइम पर टाइम, अभी तो मार्च तक टाइम दिया गया है, लोग कागजात जमा कीजिए। उसमें एक वंशावली के लिए जो परेशानी हो रही है लोगों को, उसमें भी एक आज सफाई दी कहिए या स्थिति स्पष्ट की है। वही वंशावली में तो बहन और बेटियों का उल्लेख करना ही होगा आपको, लेकिन बहन और बेटी जो है यदि हिस्सा नहीं मांगती है तो एक लिख कर दे देगी कि भाई हमको हिस्सा नहीं चाहिए, तो हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो बहनों का भी, बेटियों का भी हिस्सा ना होता है। तो ये कुछ करके एक अभी सरकार ने खास करके अभी जमाबंदी को लेकर कहिए या सर्वे के लिए जो कागजात जमा करना है उसको लेकर बड़ा सिंप्लीफाई किया है। और ये सरकार को उम्मीद है कि इससे रैयतों को, जो खेत के मालिक, ज़मीन के मालिक हैं, उनको परेशानी कम होगी, घटेगी। और इससे अब लोग जो दस्तावेज देने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। कोई 60-65 लाख लोग अभी तक आवेदन दे चुके हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो एक अभी खास करके ज़मीन के सर्वे को लेकर जो लोगों की परेशानी है उसको देखकर राजस्व भूमि सुधार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। अब कुछ शिक्षा सुधार की भी आपसे चर्चा कर दूँ। कल शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ का 2 नया फरमान आया। एक तो फरमान आया कि बिहार के देखिए सरकारी स्कूल जो 76,000 हैं, वहाँ क्लास 1 to 8 के लिए अभी सर्वे हुआ था 1,000 स्कूल में 25,000 विद्यार्थियों का। अब उसको अपने पाठ की रीडिंग देने नहीं आती है। यदि पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लड़का पढ़ ही नहीं पाता है ठीक से। और 1 to 8 के क्लास के लड़कों के लिए जोड़, घटाव, गुना, भाग भी नहीं आता है। तो इस सरकार के लिए सचमुच बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कोई 60,000 करोड़ रुपया से अधिक खर्च कर रही है शिक्षा पर, और जो प्रारंभिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर ऐसा हो तो ये चिंता का विषय है। तो कल एसीएस ने एक फरमान जारी किया कि नहीं, अब 100 दिन अभी बचा हुआ है, अप्रैल से ना नया सत्र शुरू होता है, तो इस बचे सत्र में 100 दिन हर रोज़ 1 घंटे में रीडिंग का, खाली स्कूल में रीडिंग स्किल बढ़ाना है, लड़कों को रीडिंग दिलाने का काम होगा। और जो क्लास में टीचर होंगे जो पढ़ाएंगे वो रोज़ हर लड़के का इसका रीडिंग स्किल फिर पढ़ाने के बाद उसको टेस्ट लेंगे और उसके बारे में उसका मूल्यांकन करके लिखा करेंगे। और इसी तरह से 1 घंटे मैथ की पढ़ाई हुआ करेगी, हर रोज़ मैथ पढ़ाना है बच्चों को। 1 to 8 जोड़, घटाव, गुना, भाग इसको सिखाइए। और ये सब चलेगा आप सप्ताह भर, इसको आप समझ लीजिए पूरा 100 दिन चलना है। तो स्कूली बच्चों का रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए और मैथ का बेसिक नॉलेज के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए कल एक फरमान हुआ है। दूसरा एक बड़ा फरमान है जो खास शिक्षकों के लिए है। ये हैरानी होती है के पाठक के समय में स्कूल में शिक्षक समय से जाएं, पूरे दिन रहें और पढ़ावें, इसके लिए एक व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज भी बहुत सारे शिक्षक सुधरे नहीं हैं। अभी हाल में कहा ही था एक दिन एस सिद्धार्थ ने कि अब 2-4% ऐसे शिक्षक रह गए हैं जो सुधरने को तैयार नहीं दिखते हैं, हाजिरी बनाकर अब भाग जाते हैं और फिर हाजिरी शाम को स्कूल जब समाप्त होने को होता है आते हैं। इसी कारण तो 2 बार हाजिरी की व्यवस्था की गई है। फ़ोटो युक्त हाजिरी, स्कूल के परमिसेस का फ़ोटो चाहिए साथ में और शिक्षक का फ़ोटो के साथ हाजिरी ली जा रही है।
लेकिन सरकार को लगातार शिकायत मिल रही है कि अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं, खासकर जो घर के समीप और घर गांव में, अपने गांव में पोस्टेड हैं, ऐसे शिक्षकों के बारे में ज़्यादा परेशानी हो रही है। यही कारण था कि जब शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति बनी थी तो सरकार की अभी भी ये मंशा है कि अब वो घर के गांव के स्कूल में हम नहीं रखें, गांव से थोड़ा दूर रखें, ताकि जो शिक्षक स्कूल में जाए पढ़ाने के लिए दिन भर स्कूल में रहें। तो कल एक फरमान जारी हुआ खासकर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए, और उसको जवाबदेह बनाया गया है कि अभी खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, इंस्पेक्शन आप बहुत प्रभावित तरीके से कीजिए, और ऐसे शिक्षक जो पकड़े जाए रिपोर्ट कीजिए, उनसे डिसमिसल तक की कार्रवाई होगी। तो खास करके एक शिक्षकों को भी सुधारने का जो अभी अभियान है, अंततः सब कुछ लिबरल किया गया। अब एक स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात भी कर लें। अभी 15 दिसंबर तक सबों से जो ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, सरकार का अनुमान है कि कोई 1 लाख आवेदन आएंगे। और एसीएस विद्यार्थी ने कल ही मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि हम इसी दिसंबर में 15 दिसंबर तक आवेदन लेने के बाद सब पर विचार करके, और मेरी कोशिश होगी कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको यथासंभव उनके घर के समीप, मतलब घर में तो नहीं होगा, गांव के स्कूल में नहीं होगा, लेकिन घर के समीप उनकी पोस्टिंग करने का यथासंभव कोशिश होगी। और ये आवेदन अभी लिए जा रहे हैं। उसमें आप सभी जानते हैं कि असाध्य रोगी, गंभीर रोगी, चाहे खुद या उनके बच्चे भी हों, तो इस आधार पर ट्रांसफ़र होना है। विकलांग शिक्षकों का पति पत्नी को एक जगह समीप के स्कूल में लाने का, और फिर दूरस्थ जगह जो पोस्टेड हैं, आप कहा ही है अभी उदाहरण के लिए कि भाई किशनगंज का शिक्षक कोई भभुआ का रहने वाला हो, तो हमारी कोशिश हो कि भभुआ में कहीं आ जाए। अब सरकार की मंशा ये है कि भाई शिक्षक परेशान नहीं हो, शिक्षक पढ़ाने का काम करें, और सरकार उनकी परेशानी की चिंता करेगी दूर करने की। फिर अभी तो अब काउंसलिंग का काम चल रहा है, ये शुरू हो गया है 9 तारीख से। अब काउंसलिंग जो अभी शुरू हुई है, ये सभी शिक्षक का, अभी प्रधान शिक्षक का हो रहा है, इसी तरह से हेडमास्टर का होगा, फिर जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं द्वितीय चरण में उनका होगा, और फिर अंत में फिर इसी तरह से TR3 जो पास किए हैं उनका होना है। 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, उनके स्कूल तय होंगे। और जो अभी भी सरकार का लक्ष्य है कि नए साल के फर्स्ट वीक तक सबको नए स्कूल जो तय हो जाएंगे जहां उनकी पोस्टिंग होनी है, और सब पढ़ाएंगे। फिर खासकर जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको तो इसी स्कूल में भी रहना है। 5 बार की परीक्षा के बाद उनके तबादले पर विचार होगा। कुल मिला जुला कर आपके सामने आज एक जो चर्चा थी, मैंने आपके सामने अखबार की सुर्खियाँ जो एक अपडेट जानकारी दी है। एक और अंतिम चर्चा में ये कहना भी मुनासिब है, आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से जिलों की यात्रा पर जा रहे हैं। हर चुनाव के पहले इस तरह की यात्रा करते हैं, या शायद मुख्यमंत्री के बनने के बाद नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा होगी। और इस बार उनके यात्रा का काम है, कार्यक्रम जो नाम दिया है कि महिला संवाद कार्यक्रम। अब चुनाव है सिर पर, तो महिला वोटर को साधना है, आदि आबादी को। और मुझे लगता है इस संवाद के बाद, इस महिला संवाद यात्रा के बाद मुख्यमंत्री निश्चित रूप से महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजना की घोषणा करेंगे। जैसे दिल्ली में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, बंगाल में महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजना हुई है ना, हर महीने कहीं 1,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000 महिलाओं को दी जा रहा है। इस तरह की कुछ योजना, कुछ जीविका दीदियों के लिए भी कोई घोषणा हो सकती है। लेकिन एक कल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद से जब ये सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार अब जिलों की यात्रा में जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बयान दे दिया, एक विवाद हो गया है उससे। अब उन्होंने कह दिया कि भाई ये यात्रा वो आँख सेकने के लिए जा रहे हैं। अभी तो सचमुच में इसको लेकर के सियासी पारा गर्म हो गया है। अब लालू प्रसाद निशाने पर हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये तो उनकी सोच दर्शाता है, ये महिलाओं का अपमान है। अब इसमें बचाव में मनोज झा जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनका बचाव में आया कि नहीं नहीं, लालू जी का ये लाइटर वेन में दिया गया बयान है। लेकिन भला लाइटर वेन में भी इस तरह का बयान दिया जा सकता है क्या? लालू प्रसाद एक राजनीतिक शख्सियत हैं, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। सचमुच में इस तरह का बयान कदापि समर्थन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत दुखद है और ये निंदनीय है।
और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जो नेता जितना बड़ा हो, उस समाज उनसे कुछ सीखता है, अनुकरण कर सकता है। भला बताइए, लालू प्रसाद तो देशज बोली भाषा के लिए तो जाने ही जाते हैं। अब कभी बात से, उनकी बात से लोग हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी, लेकिन ऐसी टिप्पणी करना सचमुच बहुत दुखदाई है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अब जो भी उनका भी, कल तक तो नीतीश उनके भाई थे, अब भाई के बारे में ये नज़रिया रखना, जब विरोधी हो जाए, राजनीतिक विरोध अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ख़ास करके लालू प्रसाद सरीखे राजनेता से ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि इस तरह की वो बात करें, भविष्य में इस पर करें। लेकिन अब आज तो सारे अखबारों में ये सुर्खियाँ बनी हैं, और एक नेता के बयान पर आज इस ढंग से सारे बीजेपी, जदयू, कई नेताओं के बयान मुझे देखने को मिला, और सबों ने लालू प्रसाद की जमकर आलोचना की है, निशाना साधा है, और तरह तरह की बातें की है। वो कहा है कि अब तो बीमार शारीरिक रूप से थे ही, अब मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनका इलाज होना चाहिए। ये सब तरह की भी टिप्पणी है। अब ये तो बहुत दुखदाई है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो आज अखबार की सुर्खियों को लेकर आपके सामने मैं चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी? अब द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और द न्यूज़ वर्स को फिर अपेक्षा है आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।